हेलो एवरीवन। तो ये हमारा टेस्ट नंबर 6 है और ये जीएस वर्ल्ड का लास्ट टेस्ट है। इसके बाद में हम ध्येय आईएएस के टेस्ट जो कंडक्ट हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ये आपका 6 नंबर टेस्ट है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए मेरे चैनल पे लगभग कुछ नहीं तो 40 टेस्ट के अराउंड मैंने अपलोड कर रखे हैं, पीसीएस और आरओ के। आरओ हिंदी के जो 9 टेस्ट ध्येय आईएएस ने कंडक्ट कराए वो मेरे चैनल पे हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, है ना। और पीडीएफ के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम का लिंक दे देती हूँ। तो वहाँ से आप जो पीडीएफ होती है आंसर की, वो भी आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने आंसर को चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का डेट्रॉयट के नाम से विख्यात शहर है। ऑप्शन है बंगलुरु, बी भोपाल, सी गुड़गांव, डी चेन्नई। तो आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन देखा ही है और पीसीएस में ये क्वेश्चन आया है, आई थिंक 2 बार आया है। ठीक है, तो इसलिए भारत में उसी के तर्ज पर कौन सा शहर है उसके बारे में क्वेश्चन बन गया है। ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तब तक हम आंसर की बात कर लेते हैं। तो चेन्नई क्षेत्र जो सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना, तो ऑटोमोबाइल उद्योग केंद्र या इंडस्ट्री है, इसमें 40% राजस्व हिस्सेदारी शामिल है। यहाँ से निर्यात का 60% प्रमुख कंपनियाँ फोर्ड, हुंडई, रेनॉल्ट, निसान, बीएमडब्ल्यू संचालित करती हैं। तो इस तरीके से जो डी ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा कि भारत का डेट्रॉयट शहर चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देखने को मिल गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन राउरकेला, बी बोकारो, सी जमशेदपुर या डी श्रीशैलम। ठीक है, ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो हम बात कर लेते हैं। जमशेदपुर को खनिज संपदा में समृद्ध होने के कारण भारत के स्टील शहर या पिट्सबर्ग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जमशेदपुर में आपको पता ही है कि यहाँ टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज, स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पाई जाती हैं या जो जिनकी कंपनियां मजबूत हैं। तो इसलिए इसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, यानी कि जमशेदपुर को। सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। ऑप्शन है सूरत, बी मुंबई, सी अहमदाबाद या डी कोलकाता। ठीक है, यह आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया, है ना। ऑप्शन है सूरत, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी कोलकाता। देखिए 1854 में मुंबई में ही काव सजी डाबर द्वारा सूती वस्त्र का कारखाना फिर से शुरू हुआ, जो देश का पहला सफल कारखाना था। इस कारण भारत में सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। बट बहुत बार हम लोग कन्फ्यूजन में सूरत को ही पहला ऑप्शन मान लेते हैं, ठीक है, या सूरत ही सोच लेते हैं। पर ध्यान रखना है, यहाँ पर यह ऑप्शन कई बार गलत होता है। सूती वस्त्र उद्योग भारत का प्राचीन और बड़ा उद्योग है। ठीक है, इस कार्य में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या तकरीबन 5 करोड़ से अधिक इसी कार्य में कार्यरत है। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मुंबई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है गिर, बी काजीरंगा, सी कहना किसली या डी कैमूर। ठीक है, ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो देखो, एशियाई शेरों के लिए जो फेमस और राष्ट्रीय उद्यान है वो गिर है। और भी हैं उद्यान, बट ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और जिसमें से 258 किलोमीटर पूरी तरीके से, मतलब इसकी जो एरिया है वो 1412 किलोमीटर के साथ है क्षेत्रफल। उसमें से 258 किलोमीटर पूरी तरह से राष्ट्रीय उद्यान के रूप में और 1153 किलोमीटर वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में संरक्षित है। तो गिर काफ़ी फेमस है, ध्यान रखना। एशियाई शेरों के लिए गिर ही आपका पहला ऑप्शन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है। ऑप्शन है नीलगिरी, बी सिमलीपाल, सी पंचमढ़ी या डी कंचनजंगा। ठीक है, तो जब तक हम आंसर की बात करते हैं आप इंग्लिश ट्रांसलेशन अपना देख लें। तो जो नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का पहला और सबसे पुराना जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसमें वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था। 1986 में स्थापित किया गया था। यह पश्चिमी घाट में स्थित है और इसमें भारत के 10 जैव भौगोलिक प्रांतों में से 2 शामिल है।
ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर हो जाता है नीलगिरी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन ए असोम, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी बिहार। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पीडीएफ से तो चीज़ें पता ही चल जाएंगी, पर मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बता देती हूँ। पंचमढ़ी आपका एमपी में हो जाएगा, है ना। इधर आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है और हम बात कर लेते हैं। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, तो देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान वैसे भी कर्नाटक में पड़ता है, लेकिन थोड़ी चीज़ें और जान लीजिए। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, एक समय यह मैसूर राज्य के महाराजा की निजी आरक्षित शिकार गए थी, क्योंकि पहले जो कर्नाटक है इधर मैसूर राज्य पड़ता था, आपने हिस्ट्री में देखा होगा। उसी हिसाब से अब तो राज्य बन गए हैं, पहले वो थे ना रियासतें, उस तरीके से। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो कर्नाटक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है। तो फैक्ट खूब भर भर के पूछते हैं आरओ में, इसलिए ये रेल मंडल है और ये मुख्यालय है। ऑप्शन है उत्तर रेलवे नई दिल्ली, बी उत्तर पश्चिम रेलवे मुंबई वीटी, सी पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, या डी मध्य रेलवे मुंबई। ठीक है, यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो देखो उत्तर पश्चिम रेलवे जो भारतीय रेल का एक रेल क्षेत्र है, इसमें लघु रूप में ओबरे कहा जाता है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 में हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। तो जो उत्तर पश्चिम रेलवे है ना, बी ऑप्शन, मुंबई में नहीं है, ये जयपुर में है। ठीक है, ये यहाँ पर गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। ऑप्शन है NH02, बी NH05, सी NH06 या डी NH44। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, पीसीएस में ही पूछा गया है। आप इधर पर इस साइड में इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देखते जाइएगा ताकि क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो इन्होंने बोला है कि द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया इज है, मतलब कौन सा है। तो देखो NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो लगभग 3745 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये श्रीनगर जम्मू और कश्मीर से शुरू होता है और कन्याकुमारी तमिलनाडु पर समाप्त होता है। ठीक है, सबसे कम NH लंबाई वाला राज्य 262 किलोमीटर के साथ गोवा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक के साथ में दो फैक्ट मिल गए। सबसे कम NH वाला नेशनल हाईवे वाला राज्य कौन सा है, गोवा है, और सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है, तो 44 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए उद्योग, बी संबंधित नगर, ऑप्शन ए लोकोमोटिव वाराणसी, रेल डिब्बा कपूरथला, सी विद्युत इंजन रेल चितरंजन, डी मोटर कार पटना। यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं वो हमें बताना है। ये इस तरफ उद्योग दिए और ये इधर इस तरफ नगर दिए हुए हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए जब तक हम आंसर देख रहे हैं आप इसको पहले देख लीजिए। इस तरफ इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो लगभग 35% राजस्व हिस्सेदारी के साथ चेन्नई सबसे बड़ा है, जो देश के ऑटोमोटिव निर्यात का 60% हिस्सा है। 4 मिलियन से अधिक मोटर वाहनों के औसत वार्षिक उत्पादन के साथ भारत दुनिया में ऑटोमोबाइल का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा ट्रैक्टर निर्माता, दूसरा सबसे बड़ा बस निर्माता और तीसरा सबसे बड़ा भारी ट्रक निर्माता है। तो देखिए कितने अच्छे फैक्ट हैं। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो डी है आपका ऑप्शन। ठीक है, अभी हमको भूख नहीं है ना, हम बनाएंगे ना, हमारे पास टाइम है। खा भी लिया है तुमने, पेट भी भरा है, अब शांत रहो थोड़ी देर, आवाज़ नहीं करना बीच में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या है कि रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग है। ऑप्शन है लौह इस्पात, बी सीमेंट, सी सूती वस्त्र या डी चीनी। ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जिसको भी हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है वो इंग्लिश को भी समझता चले। सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है और भारत में सबसे बड़ा उद्योग है, जो औद्योगिक उत्पादन का लगभग 20% हिस्सा है। यह 20 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है और कुल निर्यात में लगभग 33% का योगदान देता है। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं एकदम से सटीक आंसर जो हो वो बताऊं, जो फैक्ट इंपॉर्टेंट वही बताऊं,
पूरी कहानी मैं बताने की कोशिश नहीं करती हूँ, इसलिए मैं PDF सेंड कर देती हूँ कि और चीज़ें जो भी फैक्ट है आप उसको आंसर PDF के द्वारा जरूर देख लें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। इधर खनिज दिए हुए हैं और ये प्राप्ति के स्थान है। देखिए सही सुमेलित नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना है हमें क्वेश्चन में, है ना। तो यूरेनियम झारखंड, मोनोजाइट केरल, सी लिग्नाइट तमिलनाडु, डी पेट्रोलियम झारखंड, ठीक है। तो आई होप कि आप पहले गेस करिए वीडियो को रोक करके फिर आंसर अपना दीजिए। ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, हम बात कर लेते हैं आंसर की। तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक राज्य पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान रहा है। गुजरात इस मामले में दूसरे नंबर पर है। तो पेट्रोलियम के लिए ये झारखंड जो इन्होंने ऑप्शन दिया है ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पर राजस्थान है और दूसरे पर गुजरात है, ठीक है। आरजे यानी कि राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, ये आपका जो ऑप्शन है ये यहाँ पर गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ पर मिलता है। ऑप्शन है जैसलमेर से, बी मकराना से, सी गिरिडीह से, या डी मुंगेर से। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तब तक आप देख लीजिए। इन्होंने पूछा कि सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर जो कहाँ से मिलता है, तो वो मकराना से प्राप्त होता है, ठीक है। ये संगमरमर अपनी प्रीमियम गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मकराना से। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है टेस्ट सीरीज़। जब तक आप कितना पढ़ रहे हो GS में ये तो ठीक है, बट अगर आप अपने आप को चेक नहीं करोगे टेस्ट सीरीज़ देकर तो कैसे कंफर्म होगा कि आपने कितनी मेहनत की और आप किस जगह पर हो, है ना। तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी इच्छा है अटेंड कीजिए, नहीं इच्छा है मत कीजिए। सारे सर लोग सबको यही बताते कि पढ़ाई तो हम सारे साल करते हैं, पर जब तक टेस्ट नहीं देंगे हमें कंफर्म कैसे होगा कि किस जगह पे हमसे सिली मिस्टेक हो रही है, किस जगह पे हमसे रिपीट मिस्टेक हो रही है ना। चलो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी नहीं पूछा है। ये विभिन्न प्रकार की कृषि है और ये संबंधित उत्पादन है। ऑप्शन है पिसिकल्चर मत्स्य, बी सेरिकल्चर रेशम, सी एरोपोनिक केचुआ पालन, डी ओलेरिकल्चर सब्जी उगाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सही नहीं वो बताना है। इधर आप तब तक इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लीजिए, फिर वीडियो को पॉज करके पहले गेस कीजिए कि आपने क्या इसमें से पढ़ा है, तो क्या आपका सही हो जाएगा क्या गलत हो जाएगा, फिर आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिए जो आपको यहाँ पर यह ऑप्शन दिया ना कि एरोपोनिक से केचुआ पालन नहीं होता है। एरोपोनिक फार्मिंग खेती की एक ऐसी तकनीक है जहाँ मिट्टी के बिना हवा में पौधे उगाए जाते हैं। इस विधि के तहत लटकती हुई जड़ों के माध्यम से पौधे को पोषण दिया जाता है। एरोपोनिक तकनीक में पोषक तत्वों यानी कि न्यूट्रिएंट्स को धुंध के रूप में जड़ों पर स्प्रे किया जाता है। तो जो सी है वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी सही सुमेलित नहीं है। ये केचुआ पालन नहीं होगा, ये दूसरी विधि से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सी आंसर हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि यही सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। ये भी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है पूछ रहे हैं। ये क्रांति है, ये उत्पादन है। हरित क्रांति खाद्यान्न, श्वेत क्रांति दुग्ध, नीली क्रांति मत्स्य, गुलाबी क्रांति तिलहन। तो यहाँ पर क्या सही सुमेलित नहीं है वो देखना है। ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तब तक देख लीजिए। ग्रीन रिवोल्यूशन फूड, वाइट रिवोल्यूशन मिल्क, ब्लू फिश, पिंक ऑयल सीड, है ना। तो ध्यान देना है। देखिए भारत ने अपने खाद्य उद्योगों में कई क्रांतियां देखी, जैसे श्वेत और हरित क्रांति जो क्रमशः दूध और कृषि से संबंधित है। गुलाबी क्रांति के तहत पोल्ट्री और मांस क्षेत्र प्याज उत्पादन, है ना, ये है, ना कि तिलहन नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन है कर्नाटक, बी बिहार, सी झारखंड, या डी जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो रेशम उत्पादन के मामले में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और असम शीर्ष 3 राज्य हैं, ठीक है। भारत में अन्य किस्मों की तुलना में शहतूत रेशम का अधिकतम उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन जो मिल गया है वो कर्नाटक हो जाएगा यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसलों को चुनें। ऑप्शन है धान, सेकंड गन्ना, थर्ड अरहर, 4 ज्वार, 5 आलू। तो खरीफ फसलों की बात हो रही है। रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें जो बारिश के समय में होती हैं और
जो सर्दियों में होती हैं और जो आपकी सीजन के हिसाब से जैसे बोई जाती है, तो 3 जो कैटेगरी होती हैं, रबी, खरीफ और जायद, उनके हिसाब से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसी तरीके से इन्होंने बताया है। तो खरीफ सीजन की जो प्रमुख नकदी फसलें हैं उसमें धान, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास का नाम है, और जो पतझड़ तक पककर तैयार हो जाती है ना। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, है ना। 5 यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि मैंने फसलों के नाम बता दिए हैं। आप आंसर शीट में अच्छे से और देख लीजिएगा तो आपको हेल्प होगी। ये यहाँ पर इन्होंने पूछा था कि चूज खरीफ क्रॉप्स फ्रॉम दी फॉलोइंग: पैडी, शुगर केन, अरहर, टाइट, पोटैटो, है ना। जिसको भी हिंदी में समझने में प्रॉब्लम हो रही है, जो इंग्लिश मीडियम का, उसको यहाँ पर आराम रहेगा, ठीक है, हेल्प हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से रबी फसलों का चयन करें। ऑप्शन है गेहूँ, सेकंड मटर, थर्ड मक्का, 4 अरहर एंड 5 राई। ऊपर आपसे खरीफ का पूछा है, नीचे रबी का पूछ लिया है, तो अभी इतनी प्रॉब्लम होगी ही नहीं, आराम से आप आंसर दे दोगे, है ना। देखो अच्छे से जान लो, मक्का बारिश के समय में ज़्यादा होता है और भी सीजन में होता है, तो जहाँ जहाँ मक्का है वो आप एलिमिनेट कर दो। मक्का इसमें है, ये आपका नहीं होगा, मक्का इसमें है, ये आपका नहीं होगा। अब ये ऑप्शन बचता है और ये बचता है, तो इन्होंने बोला है रबी फसलों को। रबी फसलों में मक्का आएगा ही नहीं, 3 यहाँ से कट हो गया, ठीक है। बचता है फर्स्ट और सेकेंड। गेहूँ रबी की फसल ही है, प्रमुख रबी की फसल याद रखना, गेहूँ मटर रबी की फसल है। फर्स्ट सेकेंड इसमें है, और सॉरी फर्स्ट सेकेंड इसमें है, इसके बाद में 5 भी है, राई, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट नहीं है इसलिए ये नहीं होगा, तो आपका बी ऑप्शन ऐसे ही हो गया। अब इसके बाद में हम आंसर शीट में देखते हैं। तो देखिए रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती है। अभी जो सीजन चल रहा है रबी की फसलों का चल रहा है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय खुश्क और गर्म वातावरण की जरूरत है। तो मार्च की तरफ, मार्च अप्रैल में गेहूँ हमारा पक जाता है। उधर देखो ना मौसम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो गेहूँ, जौ, आलू, चना, मटर, अलसी, मटर व सरसों रबी की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। इस तरीके से आप गेस करके आराम से अपने भारत में तो खास करके नॉर्थ इंडिया में तो ये समझ में आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। ऑप्शन है गोदावरी, बी ब्रह्मपुत्र, सी महानदी, डी यमुना, ठीक है। ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, विच रिवर फॉर्म द डेल्टा ऑफ सुंदरबंस, है ना। तो आराम से तो देखिए डेल्टा आकार में त्रिकोणीय होता है और ये नदी के मुहाने पर बना भूमि का एक क्षेत्र होता है। जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उस बिंदु को नदी का मुंह या मुहाना कहा जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती हैं। सुंदरवन डेल्टा या बंगाल डेल्टा जंगल का विशाल पथ है। और गोदावरी गोदावरी क्योंकि आपके दक्षिण भारत की गंगा कहीं जाती है ना, तो ये इधर बनाएगी, सुंदरवन के डेल्टा में ये जाएगी ही नहीं। तो आराम से जो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा वो बी आ जाएगा। यहाँ पर गंगा दिया नहीं, अगर गंगा दिया होता तो आंसर चेंज होते। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है। ऑप्शन है असम या असोम, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी झारखंड, ठीक है। उत्तर प्रदेश एकमात्र भारतीय राज्य है जिसके पड़ोसी राज्यों की अधिकतम संख्या है, ठीक है। कैसे है, आई होप कि आपको याद ही होगा सब लोगों को। तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से भी लगती है, ठीक है। उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से। आई थिंक आप लोगों को पता होगा, बट जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, मैपिंग वगैरह बहुत अच्छे से नहीं की, उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो आंसर शीट को अच्छे से देखना, उसमें सब दिया है, आराम से पढ़ लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और वैसे ही बना लेना जैसे उसमें उन्होंने बताया है, ठीक है। ये रहा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन। जो भी क्वेश्चन है पूछा है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है। ऑप्शन है 43%, बी 50%, सी 45% या डी 51%। क्वेश्चन कह रहा है कि एज ऑफ द ईयर 2011 द फीमेल पॉपुलेशन इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दी टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। क्वेश्चन तो समझ में भी आ गया होगा। तो
जो वीमेन पॉपुलेशन या महिलाओं की आबादी थी वो आपकी 43% थी कुल आबादी का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन समुदाय सर्वाधिक साक्षर है? ऑप्शन ए बौद्ध, बी ईसाई, सी जैन या डी सिख। तो देखते हैं। देखिए यही क्वेश्चन पहले आया था कि कितने साक्षर, यहाँ पर इन्होंने पूछा कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्न से कौन समुदाय सर्वाधिक साक्षर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बदल के आया था, उसकी लैंग्वेज चेंज थी कि महानगरीय जनसंख्या कौन सी है जिसमें साक्षरता ज़्यादा है। तो ऐसे लैंग्वेज बदल के क्वेश्चन बनते रहते हैं। फिलहाल आपका ऑप्शन यहाँ पर जैन होगा। हम आंसर को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए आंसर में भी बता रहे हैं कि 2011 के अनुसार जैन समुदाय सर्वाधिक साक्षर है। ठीक है, जिसकी साक्षरता पूरे उत्तर प्रदेश में 67.68 लगभग 68 के आसपास है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सी ऑप्शन हमारा सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। ऑप्शन है वाराणसी, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद या प्रयागराज, डी गाजियाबाद। तो ये भी पता है कि जनगणना 2011 के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनघनत्व वाले जिलों में क्रमशः घटते क्रम में आपका जो घटते क्रम में आएगा वो आएगा गाजियाबाद, फिर वाराणसी, फिर लखनऊ, फिर संत रविदास नगर, फिर कानपुर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ जनसंख्या रहेगी? तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा जनघनत्व है वो गाजियाबाद में है। आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो को रोक करके मैंने इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी इसमें दिखा दिया है, तो आप इंग्लिश को भी देखते जाइएगा, क्वेश्चन को समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जनगणना 2011 में कौन सा है? ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, बी हरदोई, सी मथुरा या डी बागपत। तो ये आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें, तब तक हम आंसर देखते हैं। तो आपका जो गौतम बुद्ध नगर है वहाँ सबसे कम लिंगानुपात है, यानी कि ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य में जनगणना 2011 अंतिम आंकड़े के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है। ऑप्शन है हमीरपुर, बी बागपत, सी इलाहाबाद या डी कानपुर नगर। ठीक है, राज्य में जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला कानपुर नगर है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की महिला जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर रही है। ऑप्शन है 20.88%, बी 19.45%, सी 20.09% या डी 22.88%। ठीक है, तो देखो जनगणना 2011 के अनुसार आपका जो महिला जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर रही है वो 20.88% की रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला हमारा कि वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 अंतिम आंकड़े में उत्तर प्रदेश की साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शन है 12.36%, बी 13.36%, सी 13.49% या डी 13.26%। ठीक है, तो जब तक हम आंसर को चेक करते हैं आप इधर इंग्लिश ट्रांसलेशन को देख लीजिएगा। तो देखिए वर्ष 2011 की तुलना में 2011 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में 13.36% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता दर है। ऑप्शन है 65.5%, बी 75.5%, सी 85.5% या डी 95.5%। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता दर जो रही है वो आपकी 65.5% रही है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? ऑप्शन है 77.73%, बी 70.34%, सी 85.5% या डी 90.30%। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल ग्रामीण जनसंख्या जो आपकी है वो राज्य की 77.73% थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1992 में, बी 1994 में, सी 1995 में या डी 1996 में।
ठीक है। तो ये भी इसका ये स्टैटिक पोर्शन है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम 1994 में पारित किया गया, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है संयुक्त प्रांत, बी आर्य प्रदेश, सी अवध प्रांत, या डी उत्तरी प्रांत, ठीक है। तो सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद तक यह ब्रिटिश भारत में एक प्रमुख प्रांत था। यह 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया, ठीक है। संयुक्त प्रांत में प्रयागराज का बहुत महत्व था, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। ऑप्शन है क्रेन, बी गौरैया, सी मैना, या डी मोर। देखिए सिंपल क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन है। सारस क्रेन की उत्तर प्रदेश में 13,000 से अधिक आबादी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भी फैक्ट हैं, बट वो आप PDF में जब मैं भेजूंगी तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कपास की देसी किस्म की बुआई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समय उपयुक्त है। ऑप्शन है अप्रैल का पहला पखवाड़ा, बी अप्रैल के मध्य में, सी मई का पहला पखवाड़ा, या डी मई के मध्य में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में देसी कपास की बुआई के लिए अप्रैल का पहला पखवाड़ा उपयुक्त समय है, ठीक है। और भी काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बट वो आप PDF में पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत क्या है। ऑप्शन है 20.21%, बी 20.23%, सी 20.30%, या डी 20.32%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 20.23%, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। घटते क्रम में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले घटते क्रम में इस प्रकार है: इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या। तो उसी तरीके से फिर और भी है कम जनसंख्या और ज़्यादा जनसंख्या घटते और बढ़ते क्रम में। आप अपने हिसाब से इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सेंसस के यहाँ क्वेश्चन आते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री स्थित है। ऑप्शन है वाराणसी, बी गाजीपुर, सी बलिया, या डी कानपुर। तो केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री के बारे में है, इंपॉर्टेंट है। इधर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख लीजिए। तो जब तक हम आंसर की बात करते हैं, आप इंग्लिश ट्रांसलेशन को देख लें। तो उत्तर प्रदेश में अफीम फैक्ट्री, ठीक है, किस जिले में स्थापित है ये बताना है। तो केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। तो यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, में भी बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेलवे की कोच निर्माण इकाई मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री स्थित है। ऑप्शन है रायबरेली, बी मुगलसराय, सी प्रयागराज इलाहाबाद, या डी लखनऊ। तो काफ़ी लोगों को पता है, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो भारतीय रेलवे की कोच निर्माण के लिए आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित है। ये हर किसी को पता ही होगा, है ना। नेक्स्ट है कि काशी उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन है गोमती, बी सरयू, सी यमुना, या डी गंगा। ठीक है, तो काशी उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर उर्दू कवि मिर्जा गालिब और संगीतकार उस्ताद फयाज खान का जन्म स्थान है। ऑप्शन है लखनऊ, बी आगरा, सी बाराबंकी, या डी मेरठ। ये यूपी स्पेशल के काफ़ी अच्छे और बढ़िया क्वेश्चन है। तो आगरा शहर उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब और संगीतकार उस्ताद फयाज खान का जन्म स्थान है। गालिब और असद के नाम से मशहूर मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान का जन्म 27 दिसंबर 1797 को सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने मिर्ज़ा गालिब को दबीर उल मुल्क और नजीमुद्दौला की उपाधियाँ प्रदान की। उस्ताद फयाज खान ख्याल, संगीत और सारंगी, एकल कन्नड़, दसर पद और वचनों के लिए जाने जाते हैं। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का स्थान था। ऑप्शन है बद्रीनाथ, बी अयोध्या, सी प्रयागराज, या डी वाराणसी। वाराणसी या प्रयाग। ठीक है, तो बद्रीनाथ शहर शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का स्थान था। तो ऑप्शन ए आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यानी कि यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है।
ऑप्शन है मथुरा, बी अलीगढ़, सी आगरा या डी देहरादून। इंपॉर्टेंट है, आते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पर इन्होंने पूरी लिस्ट दे दी है, पूरी नहीं बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो यूपी के हैं स्पेशल के। तो ढाई घाट मेला, बटेश्वर मेला और आपका नौचंदी मेला, इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट मेले हैं। फिलहाल जो आपका इन्होंने पूछा है कि कैलाश मेला, तो ये आपका आगरा में आयोजित होता है या आयोजित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रस्तावित जेवर हवाई अड्डे का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन है 5000 हेक्टेयर, बी 4500 हेक्टेयर, सी 5500 हेक्टेयर, या डी 4000 हेक्टेयर, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन है वो आपका फिलहाल 5000 हेक्टेयर है। इसके बाद में इसमें काफ़ी अच्छे फैक्ट दिए हैं, उनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पूरे फैक्ट बताऊंगी तो फिर 2 मिनट चले जाएंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। ऑप्शन है ओबरा थर्मल पावर स्टेशन, बी पनकी थर्मल पावर स्टेशन, सी रिहंद सुपर थर्मल पावर, या डी टाडा थर्मल पावर, ठीक है। तो जब तक हम आंसर की बात करते हैं आप इंग्लिश ट्रांसलेशन को देख लीजिए, ठीक है। देखिए जो रिहंद थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है, और रिहंद थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रिहंद नगर में स्थित है। एक रिहंद बांध भी है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका जो हो जाएगा रिहंद, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये सोनभद्र जिले में है। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन है केन, बी घाघरा, सी गंगा, या डी यमुना। तब तक आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लीजिए। ऑन विच रिवर हैज दी धौधन डैम बीन प्रपोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम बात करते हैं तब तक आंसर की। देखिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 77 मीटर ऊंचा दौधन बांध केन नदी पर प्रस्तावित है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नहीं गुजरेगा। ऑप्शन है फैजाबाद, बी बस्ती, सी आजमगढ़, या डी सीतापुर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आयोग ने पूछ चुके हैं, आयोग ने मतलब बनाया है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बस्ती शहर से होकर नहीं गुजरेगा, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ। ऑप्शन है 1 नवंबर 2000 को, बी 8 नवंबर 2000 को, सी 15 मई 1975 को, या डी 9 नवंबर 2000 को या 2000 को, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा, ऑप्शन है केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी, बी जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, सी बंजर हो जाएगी, या डी अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या सही होगा। तो जब कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा होता है तो बंजर हो जाती है, वो जो जमीन है उसकी पोषक तत्व कम हो जाते हैं, वो जमीन बंजर हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। ऑप्शन है दीमक, बी गिलहरी, सी छिपकली, या डी चूहा। देखिए ऐसा गिलहरी के सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु उन्हें वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है भारत राजस्थान, बी यूएई आबू धाबी, सी ऑस्ट्रेलिया, या डी रूस, ठीक है। तो रेगिस्तानी ओक एक मध्य आकार का पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में यह पेड़ नॉर्थ टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी सूखे इलाकों में पाया जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित है। ऑप्शन है शीशम, बी सागौन, सी चंदन, या डी शरीफा। देखिए मूवी में बनी थी, बहुत फेमस मूवी है, आपको पता है।
तो भारतीय चंदन संकटग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित है। इसका आर्थिक महत्व भी है। यह पेड़ मुख्यतः कर्नाटक के जंगलों में मिलता है तथा भारत के अन्य भागों में कहीं कहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, चंदन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है पश्चिमी हिमालय में, बी पश्चिमी घाट में, सी अरावली में, या डी पूर्वी घाट में। ठीक है, ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तब तक हम आंसर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पश्चिमी घाट में 5000 से अधिक फूलों वाले पौधों, 139 यानी 139 स्तनधारियों और 508 पक्षियों और 179 उभयचर प्रजातियों के साथ विश्व के जैव विविधता वाले आकर्षण के केंद्र है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि की एक सकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे माना जाता है। ऑप्शन है भूसंधि, बी खाड़ी, सी द्वीप, या डी जल संधि। ठीक है, ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स टू लार्ज प्लॉट्स ऑफ लैंड इज कंसीडर्ड टू बी। ऑप्शन है लैंड टेरिटरी, बी बे, सी आइसलैंड, या डी स्ट्रेट। ठीक है, देखिए आप नाम सुनते हो ना कि बहुत सारी जल संधियाँ पाई जाती हैं। तो भूमि की एक सकरी पट्टी जो दो भूभागों को जोड़ती है, संयोग भूमि के नाम से जानी जाती है। एक संयोग भूमि की एक संकीर्ण पट्टी है जो बड़े बड़े भूभागों को जोड़ती है और पानी के दो निकायों को अलग करती है, तो उसे जल संधि बोलते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि सिमलीपाल जीव मंडल या जैव मंडल आवास कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन है पंजाब, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, या डी ओडिशा। ठीक है, ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तब तक हम बात कर लेते हैं आंसर की। ठीक है, तो सिमलीपाल आपका राष्ट्रीय उद्यान भारत के ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है। ठीक है, तो ओडिशा राज्य यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निरंतर ह्रास है ना, ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को कहते हैं। ऑप्शन है दुर्लभ जाति, बी भयग्रस्त जाति, या डी विलुप्त जाति, या डी सुभेद्य जाति। ठीक है, आपको हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे सुभेद्य जाति समझ में कम आती है, तो वल्नरेबल स्पीसीज। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप इसको तब तक पढ़ लीजिए, हम आंसर की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पशु पक्षियों की जो प्रजातियाँ पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं उन्हें विलुप्त प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा विलुप्त प्रजाति, यानी कि एक्सटिंक्ट स्पीसीज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वैदिक सभ्यता की विशेषता थी। ऑप्शन है आर्य ग्रामीण सभ्यता थी, बी आर्य युद्ध कला में अधिक निपुण थे, सी आर्यों का समाज 4 वर्णों में विभाजित था, या डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, देखिए वैदिक सभ्यता जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बिल्कुल सुनहरा काल है ना। आर्य ग्रामीण सभ्यता थी एवं आर्य युद्ध कला में अधिक निपुण थे। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आर्य के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा नहीं मिलते हैं, है ना। I mean, आते हैं एग्ज़ाम में आते हैं, बट जो इनके आंसर्स हैं वो थोड़े से आजकल के हिसाब से नहीं हैं। तो आर्यों के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं कि आर्य कहाँ से आए थे, आर्य भारतीय थे, आर्य कौन थे, कला में निपुण थे, ऐसे ऐसे करके उनके बारे में काफ़ी फैक्ट हैं, है ना। तो आप ना PDF से जब पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि प्रारंभिक वैदिक लोग मुख्य रूप से प्रकृति के उपासक थे, है ना। इस अवधि के दौरान पूजे जाने वाले महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। तो ऐसे आर्य के बारे में काफ़ी चीज़ें और भी हैं जिन्हें आप पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह देती हूँ कि PDF से आप ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि आपका PDF से जो भी रह गया वो क्वेश्चन का आंसर वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और मैं PDF भी इसलिए अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देती हूँ, भले 10-20 मिनट या 1 घंटे लेट हो जाए, बट मैं PDF को करती हूँ कोशिश करके, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वैदिक सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी। ऑप्शन है वरुण, बी इंद्र, सी लक्ष्मी, या डी सूर्य। देखिए इंद्र की तो अभी हमने बात की, सूर्य की भी पूजा होती थी। अब आप गेस अगर करोगे तो वरुण और लक्ष्मी ही बचते हैं, जिसमें कि लक्ष्मी की पूजा वैदिक आर्यों द्वारा लक्ष्मी की पूजा नहीं की जाती थी। वैदिक परंपरा के कुछ प्रमुख देवताओं में इंद्र, सूर्य, अग्नि, उषा, वायु, वरुण, मित्र, अदिति, यम, सोम, सरस्वती, पृथ्वी और रुद्र हैं। ठीक है, अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो कभी सोम का क्वेश्चन दे देंगे, कभी सरस्वती का दे देंगे, कभी पृथ्वी का दे देंगे, है ना।
तो आप जब इसको PDF से पढ़ो तो आप कहीं कहीं, मैंने बोला था A4 पेज में इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैं लिख लेती, फिर उन्हें आप रिवाइज करोगे तो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज होगी या फाइनल एग्जाम होगा उसमें आप फंसोगे नहीं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के उपनिषदों की संख्या है, ऑप्शन है 40, B 80, C 30 या D 20। ये आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, द नंबर ऑफ उपनिषद इज, तब तक आप देख लीजिए, हम आंसर की बात कर लेते हैं। तो इनकी संख्या लगभग 108 है, किंतु मुख्य उपनिषद 13 हैं। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो 13 है वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि C। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सांख्य दर्शन के रचनाकार है, ऑप्शन है कपिल, B गौतम, C कणाद या D पतंजलि, ठीक है। तो देखिए, सांख्य दर्शन के संस्थापक या प्रतिपादक कपिल माने जाते हैं, जिन्होंने सांख्य सूत्र की रचना की है, और ये सूत्र ही सांख्य दर्शन के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें उनको आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल जो हमारा आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, कपिल। आगे बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे के प्रयोग से कहाँ के लोग अपरिचित थे, ऑप्शन है वैदिक युग के, B हड़प्पा सभ्यता के, C गुप्त काल के लोग या D मौर्य काल के लोग। तो ये हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन है, वेयर पीपल वेयर अनफेमिलियर, या मतलब कि नहीं जानते थे, विद द यूज ऑफ आयरन, ठीक है। ये ऑप्शन दिए हुए। देखो, मौर्य और गुप्ता पीरियड तो काफ़ी समृद्ध पीरियड था, तो वहाँ पर लोहे का न जानते हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर आप गेस भी करोगे तो आप ये 2 क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दोगे, है ना, सॉरी, ऑप्शन को। C और D में कैसे आप जा सकते हो, क्योंकि ये तो काफ़ी, गुप्त काल तो अपने आप में स्वर्ण काल था, तो वहाँ पर आयरन न जानते हो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे ही गेस हो जाएगा, है ना। रही बात वैदिक युग की, तो उसमें और इसमें आपको गेस हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकती है कि इनमें से कौन सा होगा। तो देखो, हड़प्पा शहरों में लोहे का प्रयोग या उपयोग नहीं किया जाता था, है ना। हड़प्पा शहर सिंधु घाटी सभ्यताओं का हिस्सा है, जो पत्थर युग के ताम्र काल के बाद आयोजित किया गया था, और ताम्र काल के दौरान तांबे का उपयोग पहली बार उपकरण, बर्तन और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए किया गया था। तो B हमारा आंसर यहाँ पर मिल जाता है, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन है मोहनजोदड़ो सिंधु, B रोपड़ सतलज, C हड़प्पा रावी, D कालीबंगा हिंडन, ठीक है। देखिए, इन्होंने यहाँ पर कहा कि जो सही सुमेलित नहीं वो बताना है। तो कालीबंगा आपकी हिंडन नदी के किनारे नहीं होगा। कालीबंगा आपका जो क्या नाम से सरस्वती, प्राचीन सरस्वती थी, विलुप्त हो गई है। तो यह कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा के निकट है, और यह स्थान प्राचीन काल की नदी सरस्वती, जो कि कालांतर में सूखकर लुप्त हो गई है, के तट पर स्थित है। यह नदी अब घग्गर नदी के रूप में है। तो D आपका यहाँ पर हिंडन नदी नहीं होगा, यही आपका गलत सुमेलित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल जब तक हम आंसर की बात किए हैं, आप क्वेश्चन इंग्लिश ट्रांसलेशन को देख लीजिए, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसके बाद अपना आंसर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को पॉज करके फिर इसके बाद आंसर सोचिए, फिर लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सिंधुवासी सीसा लेड का आयात करते थे, ऑप्शन है सौराष्ट्र से, B अफगानिस्तान से, C ईरान से या D मध्य एशिया से, ठीक है। तो सिंधुवासी यह ईरान, अफगानिस्तान और मुख्यतः राजस्थान, अजमेर से लाया जाता था। इसका प्रयोग बहुत कम था। तो आपका जो C ऑप्शन है ईरान, ये सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी, ऑप्शन है शिव, B आर्य, C विष्णु या D वरुण। ये आपका क्वेश्चन है, द फिगर ऑफ विच ड्यूटी या डाइटी वाज डिपिक्टेड, यानी कि देवता की मूर्ति थी। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में शिव देवता की आकृति चित्रित थी, ठीक है। आंसर हमारा ए यहाँ पर सही हो जाता है। चलो ठीक है।